नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। अधिकारी के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए डे वाइज सीरीज हमारी चल रही थी और ये डे 10 का मॉड्यूल है जिसे कि आप देख रहे हैं। शुरू करते हैं इंडियन ज्योग्राफी से और नॉर्दर्न माउंटेनियस रीजन यहाँ से हम देखना आगे स्टार्ट करते हैं। पीछे का जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है उन्हें हमने क्लियर किया है। हिमालय पर्वत को देखना आवश्यक है और अगर हम पैलियोमैग्नेटिक स्टडी करते हैं तो उससे हमें काफ़ी सारी चीज़ें पता लगती हैं और उसकी सहायता से हम ये प्रूव कर सकते हैं कि जो वेगनर की कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की थ्योरी थी उसमें लिखी हुई बातें सही हैं। हिमालय इज़ द हाईएस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड, ये तो आप जानते ही हैं। माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा शिखर है, लेकिन जो बाकी शिखर हैं उनकी भी ऊंचाई कुछ कम नहीं है। हिमालय स्प्रेड टू अ लेंथ ऑफ 2400 किलोमीटर एंड फॉर्म्स अ सेमी सर्किल। लेंथ इसकी कितनी है? 2400 किलोमीटर। और ये जो शेप ड्रॉ करता है, मतलब एक आकार बनाता है, वो सेमी सर्कुलर है, अर्धवृत्तकार। विड्थ की बात करते हैं तो विड्थ जो है वो चारों ओर बराबर नहीं है। पर्वत है तो उसमें ऐसा नहीं है कि हर जगह एक बराबर नाप कर रहेगा। तो विड्थ जो है वो 400 किलोमीटर आती है कश्मीर वाले क्षेत्र में, यानी वेस्टर्न पार्ट में, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में। और 150 किलोमीटर के आसपास जो हिमालय की विड्थ है, मतलब पूरी रेंज की, वो अरुणाचल में दिखाई देती है। एक चीज़ और मालूम होती है कि वी सी, यहाँ आप देख रहे हैं, वी सी मोर वेरिएशन इन हिमालयन हाइट इन वेस्टर्न पार्ट देन द ईस्टर्न रीजन। ज़्यादा वेरिएशन जो हिमालय की हाइट में हम देखते हैं वो वेस्टर्न पार्ट में दिखाई देता है, तुलनात्मक रूप से ईस्टर्न पार्ट के। अब रिवर्स की बात कर लेते हैं तो आप जानते हैं कि ग्लेशियर से ज़्यादातर यहाँ की रिवर जो है वो जनरेट होती हैं, मतलब उसकी मेल्टिंग से जो वाटर रिलीज होता है वहीं से नदियों की धाराएं बनती हैं। तो इसीलिए कहा गया कि ओरिजिनेटिंग फ्रॉम हिमालय जो रिवर यहाँ से निकलती हैं वो असल में पेरिनियल प्रकार की होती हैं, यानी सतत वाहिनी होती है, उसमें हमेशा पानी होता है, ठीक। और इनका जो सोर्स है वो हिमालय के ग्लेशियर होते हैं। जब तक ग्लेशियर रहेगा, यानी वो बर्फ रहेगी, तब तक ये चलती रहेंगी। हिमालय रिसीव मच ऑफ इट्स रेन फ्रॉम साउथ वेस्टर्न मानसून। ज़्यादातर इसे जो वर्षा प्राप्त होती है वो साउथ वेस्टर्न मानसून से प्राप्त होती है। यहाँ जो फिगर आप देख रहे हैं इसमें पूरे हिमालय का दर्शन कराया गया है। इसे और बड़ा कर लेते हैं, देखिए ध्यान से। इसमें ध्यान से आप देखें तो बताया गया ना कि सेमी सर्कुलर इसका कुछ स्ट्रक्चर है, ऐसे अर्धवृत्ताकार। तो वो संरचना आप देख पा रहे हैं और बाकी लंबाई तो आपने देखी थी। यहाँ आप देख रहे हैं ये हिंदू कुश वाला रेंज है, बीच में ये पामीर नॉट है, एकदम रेड कलर की गोल सी, ये आपका कुनलुन, ठीक। और इधर आप देख रहे हैं ये सुलेमान रेंज है, रेड कलर से ऐसे ड्रॉ किया गया है। बहुत सारी नदियाँ यहाँ से निकल रही हैं, जैसे कि इंडस है, सिंधु नदी भारत की पहचान पश्चिम की तरफ से, और यहीं पर सहयोगी इसकी झेलम, रावी, सतलज, ये सब अंत में जाकर सिंधु को ही सपोर्ट करती हैं और सिंधु जाकर अरेबियन सी में गिर जाती है। तो ये है। और इसके बाद आप यहाँ काराकोरम रेंज को देख रहे हैं, ये अगील दर्रा है। तो दर्रों के बारे में हमने पीछे चर्चा की। यहाँ जास्कर रेंज है, ये बड़ा लाचा है, ठीक। और यहाँ आप देख रहे हैं नीचे शिवालिक रेंज को। तो इस तरीके से आगे बढ़ रहा है। यहाँ पे कैलाश रेंज है, ये मानसरोवर लेक है, ये देख रहे हैं आप, तीर्थ स्थल है। यहाँ गुरु मानधाता है, ये शिवकीला पास है, मतलब शिवकीला अर्थात दर्रा ही है। और ये नंदा देवी पर्वत शिखर है। इस तरीके से जो दर्शाया गया है ना ट्रायंगुलर शेप में ब्लैक कलर का, वो असल में पर्वत की चोटियों को दर्शाता है। उसके नीचे धौलागिरी है और उसके भी नीचे, ये नीचे आप देख रहे हैं, ये अन्नपूर्णा की चोटी है, ठीक नीचे यहाँ पे। ये रहा आपका माउंट एवरेस्ट जो कि नेपाल में है। यहीं पर है कंचनजंगा, ये सांगपो रिवर है जो कि पैरेलल यहाँ फ्लो कर रही है और अंत में जाकर ये भारत में प्रवेश करेगी और इसे हम ब्रह्मपुत्र के नाम से जानेंगे। तो ये चीज़ें हैं। अब इसके बाद ये बोमडीला पास है, यहाँ पे डाफला हिल है और नीचे आप पूर्वांचल की पहाड़ियों को देखेंगे। ये नामचा बरवा है, इसकी हाइट आप अच्छी खासी देख रहे हैं। ये बुमला पास है और नीचे चले आइए, देखिए यहाँ पे ये गारो खासी जयंतिया हिल्स है इधर वाला, और ये नागा हिल्स हैं और ये पटकाई बूम है, इस तरह से। और यहाँ तक आते आते जो हमारी सांगपो थी वो घुस गई है भारत में अरुणाचल से और इसका नाम पड़ गया ब्रह्मपुत्र। और ब्रह्मपुत्र ये पूरा जो भारत का ये पूर्वोत्तर वाला हिस्सा है, इधर से बहते हुए अंत में बांग्लादेश में जाएगी, गंगा के साथ मिलकर एक त्रिभुजाकार डेल्टा बनाएगी और उसे हम कहेंगे सुंदरबन का डेल्टा, और अंत में जाके ये जो बे ऑफ बंगाल है उसमें समाहित हो जाएगी। और नदियाँ जो हिमालयन रिवर है वो निकल रही हैं अलग अलग ग्लेशियरों से। जैसे आप जानते हैं कि गंगा रिवर जो है वो मेनली इसकी 2 ब्रांचेस हैं, हालांकि बहुत सारी नदियाँ उसको सपोर्ट करती हैं, यमुना भी उसमें से एक है। लेकिन गंगा का जो मूल स्वरूप हमें दिखाई देता है वो असल में देवप्रयाग में सामने आता है। सबसे पहले जो गोमुख नाम की जगह है वहाँ पे गंगोत्री हिमनद, उसके पिघलने से जो वाटर वहाँ से रिलीज होता है
वो भागीरथी को जन्म देता है। भागीरथी रिवर वहाँ से निकलती है, अलकनंदा आकर उसको देवप्रयाग में सपोर्ट करती है। तो जब भागीरथी और अलकनंदा मिल जाती हैं तो गंगा की मेन स्ट्रीम जनरेट होती है और वहाँ से वो आगे बढ़ती है। और न जाने बीच में कितनी नदियाँ इसमें सपोर्ट करती हैं, उन सबको भी हम देखेंगे। फिलहाल यहाँ एक रफ आइडिया लिया गया। यमुना को आप देख रहे हैं, ये चंबल है, जाकर इसी में मिल गई है। यमुना जो है वो इलाहाबाद में जाके गंगा को सपोर्ट करेगी। ये आपकी घाघरा है, इधर से आ रही है। ये गंडक है, ये कोसी मैया है, बिहार का शोक इनको कहा जाता है। इधर अमरकंटक के पठार से निकलकर सोन रिवर आ रही है जो कि आके गंडक में मिल रही है, और यहाँ घाघरा है। इस तरीके से और कुल मिलाकर ये पूरा गंगा नदी का जो सिस्टम है वो तैयार हो रहा है, और ये भी जा रही है भारत से बहते बहते बांग्लादेश में प्रवेश कर रही है, ब्रह्मपुत्र के साथ डेल्टा बना के अंत में अरेबियन सी में गिर जा रही है। और बीच में जो यहाँ संगम स्थल है वहाँ गंगा सागर जैसी जगह बनती है जो कि पवित्र तीर्थ माना जाता है। अब आगे चलते हैं। चूंकि हम हिमालय को देख रहे थे तो ऑन द बेसिस ऑफ फोल्ड्स एंड एज ऑफ फॉर्मेशन आप जानते हैं कि ये फोल्ड माउंटेन है, ये वलित पर्वत है। टेथिस सी नाम का जो एक उथला समुद्र था उसमें वलन पड़ जाते हैं, फोल्ड पड़ जाते हैं, और उसकी वजह से हिमालय वहाँ उठकर खड़ा हो जाता है, वहाँ का पानी बह जाता है और वहाँ के जो सेडिमेंट हैं वो मैदानी इलाकों में जो प्लेन है उनको बनाने का काम करते हैं। तो ये सारी चीज़ें चलती हैं। तो ये जो फोल्ड्स हैं इनके आधार पे हम हिमालय की एज नापने की कोशिश करते हैं, और एज नापने के साथ साथ हम इसे जब स्टडी करते हैं इसकी तो इसको 4 अलग अलग पैरेलल स्ट्रक्चरल एरिया में बांट देते हैं। तो ये स्ट्रक्चरल एरियाज कौन से हैं इन्हें देख लीजिए। एक तो ट्रांस हिमालय है जो कि तिब्बत रीजन कहा जाता है, तिब्बत वाला क्षेत्र। ग्रेट हिमालय है जो कि हिमाद्री कहा जाता है। मिडिल हिमालय है जो कि लेसर हिमालय भी हम लोग कहते हैं। और एक होता है आउटर सब हिमालय यानी जो शिवालिक बाहरी क्षेत्र है। कुछ और लंबी बातें हैं जैसे कि द फ्लैट प्लेन्स, यहाँ आप देख रहे हैं द फ्लैट प्लेन्स अलोंग द सब हिमालयन रीजन इन नॉर्थ इंडिया आर कॉल्ड भाबर, इन्हीं को कहा जाता है भाबर। और इट इज़ अ नैरो बेल्ट रेंजिंग बिटवीन 8 to 10 किलोमीटर पैरेलल टू द शिवालिक फुट हिल्स एट ब्रेकअप ऑफ स्लोप। ठीक है। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस द स्ट्रीम ऑफ रिवर्स कमिंग फ्रॉम माउंटेन्स डिपॉजिट हैवी मटेरियल ऑफ रॉक्स एंड बोल्डर्स। यही वजह है कि नदियाँ अपने साथ बहुत भारी जो अवसाद हैं सेडिमेंट्स हैं उनको लेकर आती हैं। उसमें रॉक्स होती हैं, बड़ी बड़ी चट्टानें, बोल्डर्स होते हैं, और एंड एट टाइम्स डिसअपियर इन दिस जोन। और यहाँ तक आते आते वो इसी में जाकर मतलब इस क्षेत्र में जाकर डिसअपियर हो जाती हैं। साउथ ऑफ द भाबर इज़ द तराई बेल्ट। अब जो भाबर का साउथ वाला पोर्शन है, साउदर्न हिस्सा है, वहाँ पे तराई बेल्ट पाया जाता है विथ एन अप्रॉक्सीमेट विड्थ ऑफ 15 to 30 किलोमीटर वेयर मोस्ट ऑफ द स्ट्रीम्स एंड रिवर्स री इमर्ज विदाउट हैविंग एनी प्रॉपरली demarcated channel, thereby creating marshy and swampy condition known as तराई। तराई क्या होती है वो आपको बताया गया। और दिस एज ए लग्जरियस ग्रोथ ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, चूँकि तराई क्षेत्र है वहाँ ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है और नेचुरल ग्रोथ के लिए बहुत सारे चांसेस होते हैं, तो इसीलिए वेजिटेशन यहाँ पे पाया जाता है और बहुत ही डिफरेंट टाइप के जीव पाए जाते हैं, यानी वेराइटी पाई जाती है, डाइवर्सिटी वहाँ पे ज़्यादा होती है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगर आप पेड कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये नंबर हैं, आप संपर्क कर सकते हैं। अच्छा, द फुट हिल रीजन ऑफ हिमालय इज कॉल्ड शिवालिक। These are the outermost range of Himalayas. These ranges are composed of unconsolidated sediments brought down by rivers from the main Himalayan ranges located at further north. ठीक है। शिवालिक रेंज स्प्रेड ओवर अबाउट 2400 किलोमीटर इन साउदर्न रेंज ऑफ हिमालय और इट एवरेज एल्टीट्यूड इज, अब यहाँ देखिए कि ये एवरेज दिया है नाप कर, जो सबसे हाई वाला है वो नहीं, एक औसत। तो एवरेज एल्टीट्यूड कितना होता है, ये 900 मीटर से लेकर 1200 मीटर के बीच का होता है। अब ये आप समझ सकते हैं कि जब एवरेज इतना है तो जो हाईएस्ट स्थिति है वो कितनी होगी। भाबर रीजन इज अ नैरो बेल्ट रेंजिंग बिटवीन 8 to 16 किलोमीटर पैरेलल टू शिवालिक फुट हिल एट द ब्रेकअप ऑफ द स्लोप। ये जो भाबर रेंज है इसकी पूरी जो चौड़ाई है वो दे रखी है, और ये कैसी है तो पैरेलल टू शिवालिक फुट हिल। अच्छा, एज अ रिजल्ट ऑफ दिस द स्ट्रीम एंड रिवर्स कमिंग फ्रॉम द माउंटेन डिपॉजिट हैवी मटेरियल ऑफ रॉक एंड बोल्डर्स। कारण यही है, वो अपने साथ जो हैवी मटेरियल और रॉक मतलब रॉक और बोल्डर्स ले आती हैं, उसके पीछे मेन रीजन यही है। साउथ ऑफ भाबर इज तराई बेल्ट, ये तो हमने पीछे देखा है, विथ एन अप्रॉक्सीमेट विड्थ। अब देखिए जो तराई बेल्ट है उसकी विड्थ कितनी है, वो 15 से लेकर 30 किलोमीटर के बीच में है। भाबर इज साउदर्न रीजन ऑफ शिवालिक इज एन एग्जाम्पल ऑफ पीडमोंट एरिया, इसी को कहते हैं पीडमोंट एरिया। पूछा जाता है, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं, पीडमोंट एरिया किसको कहा जाता है। अब यहाँ आप देख रहे हैं ये अगला पॉइंट है, इसमें जितने भी फैक्ट हैं वो दे रखे हैं। द इंडियन हिमालयन रीजन, जैसे कि आप IHR कह सकते हैं शॉर्ट में, स्प्रेड अक्रॉस 10 स्टेट्स। अब इसमें 10 राज्य करीब करीब कवर होते हैं। कौन कौन से राज्य हैं उनके नाम आपको पता होने चाहिए। इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन नाम के आधार पे आप देखें तो जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, और हिली रीजन के तौर पे 2 स्टेट जो हैं उनको अलग से, जैसे कि असम और वेस्ट बंगाल। ठीक, तो जो पर्वतीय क्षेत्र है उसके अलावा जो मैदानी है कुल मिलाकर 10 हैं, टोटल इनकी जो संख्या है वो 10 है। ऑन द अदर हैंड द एक्सपेंशन ऑफ उत्तर प्रदेश लाइज ओनली प्लेन रीजन। अगर हम अपने यूपी की बात करें तो हमारा जो पूरा एक्सपेंशन है वो सिर्फ समतल क्षेत्र में है। अगर उत्तरांचल यानी उत्तराखंड हमारा हिस्सा रहा होता तो हम भी हिमालय को कवर करते।
लेकिन अभी उत्तराखंड कवर करता है, हम नहीं, हम मैदानी इलाके। माउंटेन रेंज सिचुएटेड इन नॉर्दर्न पार्ट ऑफ हिमालय इज कॉल्ड ग्रेटर और हायर हिमालय और हिमाद्री, इसी को कहा जाता है हिमाद्री। इट इज़ द मोस्ट कॉन्टिन्यूअस रेंज विच हैज़ द हाइएस्ट पीक विथ एन एवरेज हाइट ऑफ मोर देन 600 मीटर्स। एवरेज हाइट जो है वो 600 मीटर्स है। अच्छा, अब इसमें कुछ और खास बातें हैं, जैसे कि द माउंटेन्स रेंजेस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, मतलब जम्मू एंड कश्मीर का तात्पर्य है कि लद्दाख को भी हम उसमें मिलाकर देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हम कोई पॉलिटिकल मैप नहीं देख रहे हैं बल्कि ज्योग्राफिकल मैप पर चर्चा कर रहे हैं, तो भौगोलिक विभाजन नहीं है। और देखें इसमें तो कुल मिलाकर जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख को मिलाया तो काराकोरम रेंज इसमें आती है, लद्दाख रेंज आती है, जास्कर आती है और पीर पंजाल आती है। ये 4 है। कुछ और बातें, द हिमालयन रेंज कॉन्सिस्ट द पैरेलल माउंटेन रेंजेस और इट इंक्लूड ग्रेटर हिमालयाज, ट्रांस हिमालय रेंज, मिडिल हिमालय और शिवालिक, सबसे अंत में शिवालिक। द माउंटेन रेंज विच रन पैरेलल बिटवीन शिवालिक इन द साउथ, यहाँ आप देख रहे हैं इन द साउथ एंड ग्रेट हिमालयाज इन नॉर्थ, मतलब इनके पैरेलल जो रन करती हैं क्लासिफाइड एज मिडिल हिमालय, बीच में पाई जाती हैं तो उनको मिडिल हिमालय तो कहेंगे। शिवालिक के और ग्रेटर हिमालय के बीच में उनकी समानांतर स्थिति होती है, पैरेलल वो होती हैं, तो ऐसी जो स्थिति होती है उसको मिडिल पार्ट कहते हैं, तो मिडिल हिमालय हो गया। समटाइम आल्सो कॉल्ड लेसर हिमालय, इसी को कभी कभी लेसर हिमालय कहा जाता है, हिमांचल भी कहा जाता है, मतलब हिमालय का अंचल, लोअर हिमालय भी कहते हैं। और इट हैज़ एन इंट्रिकेट सिस्टम ऑफ रेंजेस विच हैव एन एवरेज विड्थ ऑफ 50 किलोमीटर और हैविंग एलिवेशन वेरिंग फ्रॉम 3500 टू 4500 मीटर। यहाँ जो एलिवेशन है उसको याद रखिएगा, ये सी लेवल के ऊपर नापा गया है। अब मेनी पीक्स आर मोर देन 5050 मीटर। अब इसमें ये तो एवरेज नाप लिया, लेकिन कुछ जो पीक्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा ऊंची हैं, जैसे कि 5050, और हिमालय के रिस्पेक्ट में देखें तो ये भी ऊंचाई बहुत ज़्यादा नहीं है, एबव सी लेवल ये सब नापा जा रहा है। एंड आर कवर्ड विथ स्नो थ्रू आउट द ईयर, क्योंकि स्नो का डिपॉजिट जो है वो सनलाइट की कमी की वजह से भी हो सकता है और एल्टीट्यूड की वजह से भी हो सकता है, तो यहाँ तो एल्टीट्यूड ही ज़्यादा जिम्मेदार होता है, ठीक है, तो ये स्नो कवर्ड हमेशा ही रहता है। पीर पंजाल, यहाँ आप देख रहे हैं पीर पंजाल, द धौलाधर, द मसूरी रेंज, नाग टिब्बा, महाभारत लेक्स, ये आप देख रहे हैं आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट रेंज ऑफ द मिडिल हिमालय। ये जो मिडिल हिमालय वाला पार्ट हमने देखा ना, जो कि शिवालिक और ग्रेट हिमालय के बीच में था, इसमें कौन कौन सी अच्छी रेंजेस पाई जाती हैं, मतलब कौन कौन सी अच्छी चोटियाँ पाई जाती हैं, तो इसमें आप देखें कि पीर पंजाल रेंज है, धौलाधर है, मसूरी रेंज है, नाग टिब्बा है, महाभारत की श्रृंखला है, तो इस तरीके से ये है। अगला पॉइंट क्या कहता है, द ऑर्डर ऑफ हिमालयन रेंजेस इन द वेस्टर्न सेक्शन फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ आर कॉल्ड शिवालिक, लेसर हिमालय, ग्रेट हिमालय, मतलब इसमें आप ये देख रहे हैं ना कि साउथ से लेकर नॉर्थ में इसको अरेंज किया गया है। तो पहले सबसे साउथ में क्या है, शिवालिक है, उसके बाद लेसर हिमालय पड़ेगा और अंत में ग्रेट हिमालय पड़ेगा। सीधी बात है, शिवालिक एकदम साउथ में है, बीच वाला जो सैंडविच है उसको मिडिल हिमालय भी कहते हैं, लेसर हिमालय भी कहते हैं, हिमाचल भी कहते हैं, और उसके बाद जो एकदम से नॉर्थ वाला हिस्सा है उसको हम ग्रेट हिमालय कहते हैं। शिवालिक के बारे में कुछ और बातें कही जा सकती हैं, जैसे कि द शिवालिक हिमालय फॉर्म इन द लास्ट स्टेज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हिमालय। कहने का मतलब ये है कि ये सबसे नया है, सबसे बाद में बना है। दस दे आर कॉन्सिडर्ड एज द यंगेस्ट माउंटेन रेंज, और इसीलिए इसको यंगेस्ट माउंटेन रेंज कहा जाता है। वैसे तो हम देखें तो पूरी दुनिया में हिमालय जो है वो युवा पर्वत में ही देखा जाता है, मतलब एक युवा पर्वत श्रृंखला है जो कि बनी है और अभी बन रही है, ठीक, इसे बने ज़्यादा समय नहीं हुआ है जितना कि एक पर्वत को बनने में लगता है, पुराना नहीं है ये, लेकिन उसमें भी सबसे नया पार्ट कौन सा है, शिवालिक है। इट कंप्राइजेज द आउटर मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालय एंड इट आल्सो नोन एज आउटर हिमालय। इसको चूंकि बाहरी हिस्सा है, दक्षिण की तरफ एकदम किनारे है तुलनात्मक रूप से, तो इसको आउटर हिमालय भी कहते हैं, एक तरह से ये आउटलाइन है। फॉल्ट स्क्रैप्स और एंटीक्लाइनल क्रिस्ट और सेंक्लाइनल वैलीज, ये सब जो है ये इसके चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, यहाँ पर ये सब पाए जाते हैं। जो शिवालिक रेंज है उसकी बात हो रही है। द शिवालिक आर फार्म फॉर ग्रेट थिकनेस, ध्यान दीजिएगा, ग्रेट थिकनेस ऑफ मायोप्लास्टोसिन सैंड, ग्रेवल्स एंड कांग्लोमरेट। इसमें जो फॉर्मेशन हुआ है वो किन पदार्थों से हुआ है वो आपने देखा। विच हैव बीन बॉट बाई द रिवर फ्लोइंग फ्रॉम हायर रेंजेस ऑफ हिमालयस। कुछ नदियाँ जो है वो पूर्ववर्ती यानी पर्वत के बनने से पहले ही वो बन चुकी थी, उनका ओरिजिन हो चुका था। जब पहाड़ बीच में एलिवेट होने लगता है, मतलब हिमालय की हाइट एकाएक बढ़ने लगती है, वहाँ टेथिस सी जो है उसमें उभार पैदा होने लगता है, तो नदियाँ अपना रास्ता खोजने लगती हैं। उनको बहना तो था ही, पानी को वो रोक नहीं सकता पहाड़, तो पानी जो है वो अपना रास्ता बनाता जाता है और पर्वत को काट कर चीर कर इस पार जो मैदानी हिस्सा है वहाँ पर उतरता है। तो नदियाँ जब पर्वत को चीरती हैं तो बहुत सारे अवसाद अपने साथ लेकर चलती हैं और उन्हीं से ये बना हुआ है, ठीक, नदियाँ ही इसमें जिम्मेदार हैं मेनली। साथ में कुछ और बातें हैं, जैसे फ्लोइंग फ्रॉम हायर रेंज ऑफ हिमालय, जो हायर रेंज हिमालय की है वहाँ से ये फ्लो करती हैं, नीचे की ओर उतरती हैं चट्टानों को चीरते हुए, और उससे बहुत सारे अवसाद साथ में आते हैं और उससे ये पूरा हिस्सा डेवलप हुआ है। और दीज हैव बीन फोल्डेड एंड फॉल्टेड बाय द अर्थ मूवमेंट। इसमें फोल्ड और फॉल्ट कैसे बनते हैं, अर्थ के मूवमेंट से बनते हैं। एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्सेस के बारे में आपने पढ़ा होगा।
शिवालिक है डिफरेंट नेम इन डिफरेंट एरियाज। अब शिवालिक का बहुत सारा नाम है, जैसे कि जम्मू हिल्स के तौर पे जम्मू, डाफला, मिरी, अबोर, मिसमी हिल अरुणाचल प्रदेश में इस तरीके से नाम से इसे जाना जाता है। नॉर्थ ईस्ट वाला हिस्सा वहाँ अलग नाम से जानते हैं, जो वेस्टर्न पार्ट है वहाँ अलग नाम से जानते हैं। अब आते हैं नीचे की ओर यानी साउथ की ओर। तो जो गोंडवाना रॉक सिस्टम है उसके बारे में देखें। इज़ द लेटेस्ट रॉक सिस्टम इन इंडिया। गोंडवाना रॉक सिस्टम जो है वो लेटेस्ट रॉक सिस्टम है भारत का। गोंडवाना कोल इज मच रिसेंट ओरिजिन दैन कार्बोनिफेरस कोल। गोंडवाना सिस्टम इज अपर कार्बोनिफेरस टू द रिसेंट और गोंडवाना रॉक्स कंटेन नियरली 98% ऑफ इंडियाज कोल रिजर्व। मतलब ये जो गोंडवाना रॉक्स है ना, सबसे बड़ा भंडार तो कोयले का इसी में पाया जाता है भारत के संदर्भ में। कुछ और बातें हैं, जैसे कि इसमें दिया हुआ है कि करेक्ट नॉर्थवर्ड सीक्वेंस जो है ये रिलीफ फीचर्स का है। तो कैसे है, पीर पंजाल रेंज है, नॉर्थवर्ड हम लोग चलेंगे तो पहले पीर पंजाल, उसके बाद जास्कर, फिर लद्दाख और अंत में काराकोरम। इसके साथ एक और सीक्वेंस इस तरह से प्रश्न बनते हैं कि आप अरेंज करिए कि पहले कौन सा उसके बाद कौन सा। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ माउंटेन पीक्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ध्यान दीजिएगा ईस्ट टू वेस्ट। तो सबसे ईस्ट में कौन सा है, कंचनजंगा है। उसके बाद थोड़ा सा हम वेस्ट की ओर बढ़ेंगे तो मिलेगा हमें एवरेस्ट। थोड़ा और हम वेस्ट की ओर यानी पश्चिम की ओर बढ़ेंगे तो हमें अन्नपूर्णा मिलेंगी। उसके बाद मिलेगा धौलागिरी। कंचनजंगा इज द थर्ड, यहाँ आप देख रहे हैं थर्ड टालेस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। कंचनजंगा जो है वो तीसरे नंबर पे है। ऊंचाई तो अच्छी खासी है, लेकिन वैसे अगर बाकियों से तुलना करें तो ये तीसरे नंबर पे है। 3 of 5 समिट्स ऑफ कंचनजंगा मेन सेंट्रल एंड साउथ आर सिचुएटेड ऑन बाउंड्री ऑफ नॉर्थ सिक्किम डिस्ट्रिक्ट इन सिक्किम, मतलब इंडिया, और तापलेजुंग डिस्ट्रिक्ट इन नेपाल। ये जो डिस्ट्रिक्ट है ये नेपाल का है, तो इसके बीच में है। और द 2 other peaks आर इंटायरली सिचुएटेड इन तापलेजुंग डिस्ट्रिक्ट। माउंट एवरेस्ट इज द टालेस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड, मतलब ये पूरे संसार में सबसे ऊंचा है, तो बताने की आवश्यकता नहीं है सी सरफेस के ऊपर। द एलिवेशन ऑफ माउंट एवरेस्ट इज 8848.86 टू बी एग्जैक्ट, इतना ऊंचाई फिलहाल है और इसकी ऊंचाई लगातार बढ़ रही है, मतलब पूरा हिमालय ही अभी ऊंचा हो रहा है। द पीक इज सिचुएटेड इन हिमालय ऑन द बॉर्डर ऑफ नेपाल एंड चाइना, विच इज ऑल्सो नोन एज द सागरमाथा जोन। इसे सागरमाथा जोन भी कहा जाता है, मतलब एवरेस्ट का एक नाम सागरमाथा भी है। The Annapurna region is an area in central Nepal where some of most popular treks are located. Dhaulagiri peak is also located in central Nepal west of Annapurna peak. तो लोकेशन आपको बताई गई। इसके बाद पटकाई रेंज की बात करें तो पटकाई रेंज इज सिचुएटेड इन लोअर हिमालयन रेंजेस, यहाँ आप देख रहे हैं, और इट ओरिजिनेटेड इन टर्शियरी एरा। इसका जो ओरिजिन है वो टर्शियरी एरा में हुआ है। ये पूछा जाता है कभी कभी कि कौन सी जो पीक है या कौन सी रेंज है वो कब ओरिजिनेट हुई है। The Kashmir Valley is bounded on the southwest by Pir Panjal Range and the northeast by Great Himalayan Range. अक्साई चीन इज स्प्रेड ओवर, अक्साई चीन यानी चीन के द्वारा जो जबरदस्ती हमारा लद्दाख वाला पोर्शन कुछ कब्जे में लिया गया है, तो उसकी बात की जा रही है। स्प्रेड ओवर अबाउट 3800 स्क्वायर किलोमीटर इन लद्दाख। सोच लीजिए कितनी सारी जमीन जो है वो हमारी चीन ने अपने कब्जे में ली। और इट इज़ एन इंडियन टेरिटरी अंडर द ऑक्यूपेशन ऑफ चाइना। ये है तो इंडियन टेरिटरी, लेकिन ऑक्यूपेशन किसका है, चाइना का है। एक तरफ से पाकिस्तान ने ज़बरदस्ती कब्जा किया है, दूसरी तरफ से चीन ने। द पटकाई हिल्स आर सिचुएटेड ऑन इंडियाज नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर विथ म्यांमार। द इंडियन स्टेट अलॉन्ग पटकाई हिल्स आर कौन कौन सी हैं, असम है, मणिपुर है, मेघालय है, मिजोरम है और नागालैंड है। मीजो हिल्स स्ट्रेचेस थ्रू मिजोरम एंड त्रिपुरा। ये पूछा जा सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मीजो हिल्स का जो स्ट्रेच है वो कहाँ कहाँ है, तो इन राज्यों को आप याद रखेंगे, मिजोरम और त्रिपुरा। वैसे ही पटकाई हिल्स जो है वो असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में फैली हुई। गारो खासी जयंतिया को देख लीजिए। पूर्वांचल वाला जो हिस्सा है ना, मतलब पूर्वांचल का तात्पर्य यूपी के पूर्वांचल से नहीं, ये नॉर्थ ईस्ट वाले पार्ट की बात कर रही है। तो उसमें जो पहाड़ियाँ हैं उनको ध्यान से देखना होता है, मतलब बारीकी से उन चीज़ों को देखने की आवश्यकता है। तो गारो खासी जयंतिया ट्राइब्स, ये जनजातियाँ हैं, उन्हीं के नाम पे उस क्षेत्र का नाम पड़ गया। आर फाउंड इन मेघालय, वेयर एज नागा ट्राइब, जो नागा ट्राइब है वो कहाँ पाई जाती है, सम डिस्ट्रिक्ट ऑफ मणिपुर और अरुणाचल, आल्सो बिसाइड नागालैंड, नागालैंड में भी पाई जाती है। गारो ट्राइब कहाँ पाई जाती है, तो वेस्टर्न पार्ट ऑफ मेघालय। खासी जो है वो सेंट्रल और मतलब सेंट्रल पार्ट में पाई जाती है, और जयंतिया जो है वो ईस्टर्न पार्ट में पाई जाती है। द मेजर नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ वेस्टर्न हिमालयाज आर फॉरेस्ट। Forests contribute major share in the land use of region, covering more than 65% of total geographical area of the region. The Middle Himalayas form a most irrigate and rugged mountainous system with an average width of 50 किलोमीटर एंड एलिवेशन कितना है इसका 3500 से लेकर 4500 मीटर के बीच का है। इसका वैदिक नाम था हिमांचल। ठीक, इसका पुराना और वैदिक नाम क्या है, वेदों में जो उल्लिखित है वो हिमाचल है। मोस्ट ऑफ द हिल स्टेशन, अब इसमें बहुत सारे हिल स्टेशन है, जैसे कि शिमला है, नैनीताल है, मसूरी है, सबका सपना, तो ये सब इसी रेंज में पाए जाते हैं। हिमालय की जो स्प्रेडिंग है, मोस्ट ऑफ द नॉर्दर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट यूनियन टेरिटरी को भी मिला लीजिए, तो उसमें लद्दाख, जम्मू कश्मीर, इसके अलावा हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, बिसाइड दीज माउंटेन रेंज ऑफ असम एंड वेस्ट बंगाल
यहाँ नीचे आप देखें, आर आल्सो पार्ट ऑफ हिमालय। जो असम और वेस्ट बंगाल में माउंटेन रेंजेस या थोड़ा पर्वत का अंश पाया जाता है तो वो असल में हिमालय का ही पार्ट है। सो हिमालयाज आर स्प्रेड ओवर मोर देन 9 स्टेट। वेस्टर्न घाट, अब यहाँ पे जो साउथ वाला पोर्शन है उधर आ जाइए, तो वेस्टर्न घाट्स आर स्प्रेड ओवर द स्टेट ऑफ गुजरात। वेस्टर्न घाट कहाँ कहाँ फैले हुए हैं, तो इनका विस्तार किन राज्यों में है? गुजरात में है, महाराष्ट्र में है, गोवा में है, कर्नाटक में है, तमिलनाडु और केरल में तो है ही है, मतलब दैट इज 6 स्टेट। पुलिकट लेक इज द सेकेंड लार्जेस्ट आफ्टर चिल्का। चिल्का जो है पहले नंबर पे है, उसके बाद दूसरे नंबर पे पुलिकट है, और ये लैगून झीलें हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अब इसके साथ एक चीज़ और है कि माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ वर्ल्ड लोकेटेड इन ग्रेटर हिमालय। ये बात फिर से रिपीट हुई। इट इज़ लोकेटेड ऑन बाउंड्री ऑफ नेपाल एंड तिब्बत। इसकी एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पे है, तो ये नेपाल और तिब्बत की बाउंड्री पे है। कंचनजंगा द थर्ड लार्जेस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड लाइज इन द हिमालय, और इट लाइज बिटवीन तीस्ता रिवर, ध्यान दीजिएगा, इट लाइज बिटवीन तीस्ता रिवर इन द ईस्ट एंड तमूर रिवर इन वेस्ट। दो नदियों के बीच में ये स्थित है, ईस्ट और वेस्ट में इसके दो नदियां हैं। कंचनजंगा लाइज ऑन बॉर्डर ऑफ ईस्टर्न नेपाल एंड सिक्किम स्टेट ऑफ इंडिया। तीस्ता डज नॉट फॉर्म अ मेजर रिवर बेसिन इन इंडिया। तीस्ता का बहुत बड़ा रिवर बेसिन भारत में नहीं पाया जाता है। अन्नपूर्णा पीक की बात करें तो इसकी लोकेशन है नॉर्थ सेंट्रल नेपाल में। धौलागिरी पीक जो है इसकी लोकेशन कहाँ पे है, मिडिल ऑफ नेपाल। द कोर ऑफ दिस पार्ट हिमालय इज मेड अप ऑफ ग्रेनाइट, मतलब ये वाला पार्ट जो है ये ग्रेनाइट से बना हुआ है, लेकिन ऊपर से हमेशा बर्फ जमी रहती है, तो पता नहीं चल पाता है कि अंदर ग्रेनाइट है कि क्या है, वो तो रिसर्च करने पर मालूम होगा। द हिमालयाज कंटेन अ नंबर ऑफ ग्लेशियर, क्योंकि पूरा पर्वत जो है वो बर्फ से ढका है, तो ग्लेशियरों की कोई कमी नहीं है, इसमें बहुत बड़ी तादाद में ग्लेशियर पाए जाते हैं। देयरफॉर हिमालयन रिवर्स आर पेरनियल, मतलब ये नदियाँ जो हैं वो हमेशा प्रवाहित होती रहती हैं। साउथ वाली रिवर्स की तरह से नहीं है कि जब बरसात हुई तब उनमें प्रवाह हुआ, पानी रहा नहीं तो फिर सूख गया, ऐसा नहीं। हिमालय की नदियाँ हमेशा बहती रहती हैं, गंगा को देख लीजिए या ऐसी जितनी भी नदियाँ हैं। और इसके साथ यहाँ आप देख रहे हैं हिमालय आर कॉल्ड, मतलब ये बताया गया है कि रेंजेस सिचुएटेड इन द साउथ ऑफ ग्रेटर हिमालय। जो ग्रेटर हिमालय का साउदर्न पोर्शन है वहाँ पे जो हिमालय की रेंजेस पाई जाती हैं उसको लेसर हिमालय कहा जाता है, या मिडिल हिमालय, मतलब शिवालिक और जो ग्रेट हिमालय है उसके बीच का। लेकिन इसकी हाइट यहाँ दे रखी है, उसको ध्यान से देखिएगा। इट्स हाइट लाइज बिटवीन 3700 मीटर एंड 4500 मीटर, और एवरेज विड्थ कितनी है, 50 किलोमीटर औसत। पीर पंजाल इज द लॉन्गेस्ट रेंज इन मिडिल हिमालय, ये मिडिल हिमालय में पाई जाने वाली लॉन्गेस्ट रेंज है। धौलाधर एंड महाभारत रेंज आर आल्सो इंपॉर्टेंट। कश्मीर वैली, कांगड़ा, कुल्लू वैली ऑफ हिमाचल प्रदेश आर लोकेटेड इन दिस रेंज। आउटर मोस्ट रेंज ऑफ हिमालय इज कॉल्ड शिवालिक, जो सबसे साउदर्न पार्ट है, आउटर मोस्ट है, उसको शिवालिक कहा जाता है। विड्थ कितनी है, तो 10 से लेकर 50 किलोमीटर। नदियाँ जो अपने साथ बोल्डर और कंकड़ी बहा कर ले आती हैं उसी से ये बना हुआ है। और हाइट बिटवीन 900 मीटर एंड 1200 मीटर, मतलब हाइट जो है वो इसी के बीच में होती है, 900 मीटर से लेकर 1200 मीटर के बीच में एवरेज। दीज रेंजेस आर फॉर्म बाई सेडिमेंट बॉट बाई रिवर फ्रॉम ग्रेटर हिमालय, मतलब ये बनी कैसे हैं, तो वही जो नदियों के सेडिमेंट हैं जो कि ग्रेटर हिमालय को काटने से बने हुए हैं, मतलब काटने से निकले हुए हैं, तो नदियाँ उनको अपने साथ बहाती रहती हैं और यहाँ ले आकर उड़ेल देती हैं। लॉन्गिट्यूडनल वैलीज पाई जाती हैं, कहाँ पे होती हैं, तो ये लेसर हिमालय और शिवालिक के बीच में पाई जाती हैं, ठीक। और ये जो लॉन्गिट्यूडनल वैली हैं उनको स्थानीय तौर पे हम लोग कहते हैं दून्स। तो ऐसे बहुत सारे दून हैं, कुछ प्रसिद्ध भी हैं, जैसे देहरादून आप समझ लीजिए, उसके अलावा कोटली दून है, पाटली दून है, ऐसे दून हैं, लेकिन दून का जो यहाँ मीनिंग है वो बताया गया। द प्लेन विच लाइज इन द फुट हिल ऑफ शिवालिक एंड लॉन्गिट्यूडनली बिटवीन इंडस इन द वेस्ट एंड तीस्ता इन द ईस्ट। इंडस इन द वेस्ट एंड तीस्ता इन द ईस्ट इज कॉल्ड भाबर। यहाँ ये ध्यान दीजिएगा, वेस्ट में क्या है, इंडस है, और ईस्ट में तीस्ता है। भाबर इज अ नैरो बेल्ट ऑफ लैंड अबाउट 8 to 16 किलोमीटर वाइड, कवर्ड विथ पेबल डिपॉजिटेड बाई द रिवर एंड लेइंग पैरेलल टू द स्लोप ऑफ शिवालिक। इट इज एन एलुवियल फैन स्ट्रक्चर, ध्यान दीजिएगा, एलुवियल फैन स्ट्रक्चर मेड ऑफ रिवराइन डिपॉजिट, और इन दिस रीजन रिवर्स डिसअपियर ड्यू टू पोरोसिटी ऑफ पेबल्स एंड ग्रेवल्स। क्योंकि यहाँ पोर बहुत बड़े बड़े होते हैं, मतलब पानी को अंदर सोखने के लिए रास्ता होता है, तो ऊपर की जो कंकड़ी वाली जमीन होती है उसकी वजह से यहाँ नदियाँ जो है वो अंदर ही गायब हो जाती हैं। द विड्थ ऑफ भाबर प्लेन इज मोर इन ईस्ट देन वेस्ट, ईस्ट में इनकी विड्थ ज़्यादा है, और तराई इज 15 to 30 किलोमीटर वाइड मार्शी एरिया साउथ ऑफ भाबर। अब यहाँ आप देख लीजिए फिजिक्स को थोड़ा सा, तो एनर्जी वाले पोर्शन को देख लेते हैं। एनर्जी किसको कहते हैं, तो एनर्जी इज अ कैपेसिटी फॉर डूइंग वर्क। अगर आपको काम करना है तो आपको एनर्जी यानी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी यहाँ आप देख रहे हैं, ठीक है। वैसे तो वर्क की जो कैपेसिटी है उसके लिए जो आपको रिक्वायरमेंट होती है वही एनर्जी है। तो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी आर मैकेनिकल एनर्जी, हीट एनर्जी। अब इसके बहुत सारे रूप होते हैं, ठीक। एनर्जी तो हम लोग ऐसे मोटे तौर पे कह दिए, लेकिन बहुत सारे प्रकार होते हैं, जैसे मैकेनिकल एनर्जी है, हीट एनर्जी है, लाइट एनर्जी है, साउंड एनर्जी, और इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी। इसमें कोई डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, सिर्फ इसमें जो मैग्नीट्यूड है उतना ही चाहिए होता है, और इसकी जो एसआई यूनिट है वो जूल होती है।
तो हमने इतने प्रकार देखे एनर्जी के, उसमें से कुछ को देख लीजिए। जैसे मैकेनिकल एनर्जी है, तो मैकेनिकल एनर्जी इज द सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। इसमें जो काइनेटिक एनर्जी होती है और पोटेंशियल एनर्जी होती है, दोनों को जोड़ देते हैं तो हमें प्राप्त होती है मैकेनिकल एनर्जी। और ये होती क्या है, तो इज एन ऑब्जेक्ट दैट इज यूज टू डू वर्क, मतलब ये काम करने के लिए इस्तेमाल होती है, सीधी बात है। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को हम जोड़ दें, वही चीज़ यहाँ बताई गई। अब ये प्रश्न उठता है कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, तो डिफिनीशन देख लीजिए। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द एनर्जी दैट इज प्रोसेस ड्यू टू इट्स मोशन। उसकी जो मोशन होती है, किसी भी ऑब्जेक्ट की जो मोशन होती है, उसकी वजह से उसके अंदर जो एनर्जी उत्पन्न होती है, जनरेट होती है, उसी को हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। इफ द मास ऑफ द बॉडी इज m, अब किसी रिजिड बॉडी का या कोई भी एक बॉडी है, तो उसका अगर मास स्मॉल m kg है, ठीक, kg में हम मास को मेज़र करते हैं, तो स्मॉल m kg है और उसकी जो स्पीड है वो v मीटर पर सेकेंड है, तो उसकी अगर हम काइनेटिक एनर्जी डिराइव करते हैं तो ke इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ mv स्क्वायर। यानी मास और वेलोसिटी के स्क्वायर का आपस में मल्टीप्लाई करके उसको आधा कर देंगे, यानी 1/2 से और गुणा कर देंगे। और इससे ये पता लगता है कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि एनर्जी का कोई भी फॉर्म रहे वो स्केलर ही रहेगा, एनर्जी स्केलर है, तो मतलब इसमें डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं होती है। अच्छा, एक बात और है कि द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज अ मीजर ऑफ द वर्क एन ऑब्जेक्ट कैन डू बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। दिस मोशन हैज़ बीन intuitively known for long time. The kinetic energy of a fast flowing stream, यहाँ आप देख रहे हैं fast flowing stream has been used to grind corn या sailing ship। कहने का तात्पर्य ये है कि काइनेटिक एनर्जी को हम कहाँ कहाँ यूज़ कर रहे हैं वो आपको बताने की कोशिश की गई है। इसको हम अलग अलग चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि कोई पानी का जहाज़ है तो ठीक है, उस शिप को चलाने के लिए हमें काइनेटिक एनर्जी का इस्तेमाल होता है। या फिर हमें ग्राइंड करना है कोई चीज़, कोई फूड ग्रेन है या आप चटनी ही पीसते हैं तो उसमें इस्तेमाल होता है। और अब देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी को। पोटेंशियल एनर्जी क्या है? पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी इन अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन। ये पोजीशन की वजह से होती है, वो वेलोसिटी की वजह से हो रही थी, मूवमेंट की वजह से हो रही थी, और ये जो है ये उसकी पोजीशन की वजह से होती है। इट इज़ क्लियर दैट इफ एनी ऑब्जेक्ट अंडर अ फोर्स इज शिफ्टेड फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन, अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है उस पर हम कोई फोर्स अप्लाई करके उसकी पोजीशन को बदल रहे हैं, उसे शिफ्ट कर रहे हैं एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में, देन ड्यूरिंग इट डन वर्क इज स्टोर एज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो जो कार्य किया जाता है, जो वर्क डन वहाँ पे होता है, उसको हम स्टोर करते हैं तो वो पोटेंशियल एनर्जी कहलाता है। तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए जो फार्मूला है वो है mgh। अब इसमें m जो है वो मास ऑफ ऑब्जेक्ट है, g आप भी जानते हैं कि वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, पृथ्वी के रिस्पेक्ट में कितना होगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और h जो है वो हाइट है। अब आते हैं मोमेंटम की ओर। तो मोमेंटम क्या है? ये यहाँ आप देख रहे हैं, मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड टू बी द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास m एंड वेलोसिटी v एंड इट इज़ डिनोटेड बाई p। इसे स्मॉल p से डिनोट किया जाता है, और ये असल में प्रोडक्ट होता है। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे। हालांकि जब हम ऑपरेशन पढ़ते हैं, अलजेब्रिक ऑपरेशन पढ़ते हैं, तो उसमें प्रोडक्ट का मतलब दो तरीके से निकाला जाता है, लेकिन यहाँ पर हम मानेंगे गुणा इस फार्मूले में, ठीक है। तो मास और वेलोसिटी का ये प्रोडक्ट होता है, दोनों का हम आपस में गुणा कर देते हैं, तो p इज इक्वल टू क्या हो जाता है m इंटू वी। ये है मोमेंटम का फार्मूला। अब इसमें ये बताया गया कि मोमेंटम इज क्लियरली अ वेक्टर क्वांटिटी। ये क्या है? ये स्केलर नहीं है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसको दिशा की आवश्यकता होती है। द फॉलोइंग कॉमन एक्सपीरियंसेस इंडिकेट द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस क्वांटिटी फॉर कंसिडरिंग द इफेक्ट ऑफ फोर्स और मोशन। मतलब जो मोशन है या मोशन हो रहा है उस पर फोर्स का क्या इफेक्ट पड़ रहा है, कैसे वो बढ़ रहा है घट रहा है, उससे जो उसकी गति है वो प्रभावित हो रही है, इसको हम क्लियरली समझने के लिए मोमेंटम का इस्तेमाल करते हैं, और ये इसकी इंपॉर्टेंस है। द सेम फोर्स, यहाँ आप देखें, द सेम फोर्स फॉर द सेम टाइम कॉजेज द सेम चेंज इन मोमेंटम फॉर डिफरेंट बॉडीज। समान बल समान समय में लगाया जाता है तो एक समान मोमेंटम जो है वो डिफरेंट बॉडीज में पैदा होता है। दिस इज अ क्रूशियल क्लू टू सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ये क्या है? ये एक तरह का क्रूशियल क्लू है। किस बारे में? तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अब जो न्यूटन के लॉ ऑफ मोशन है वो आपको पता होने चाहिए। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स एंड टेक प्लेस इन द डायरेक्शन इन विच द फोर्स एक्ट। ये ध्यान दीजिएगा। सपोज अ लाइट वेट व्हीकल, जैसे कि कोई छोटी कार है या फिर कोई भी व्हीकल है, मतलब हल्का है कुल मिलाकर, एंड अ हैवी वेट व्हीकल, और कोई भारी है जैसे ट्रक वगैरह है, ठीक, लोडेड ट्रक है, तो आर पार्क ऑन हॉरिजॉन्टल रोड। मतलब ये जो है इन्हें दोनों को खड़ा किया गया है एक हॉरिजॉन्टल रोड पे। तो हम सभी जानते हैं कि मच ग्रेटर फोर्स इज नीडेड टू, अब दोनों को हमें क्या करना है? चलाना है, तो फोर्स आवश्यकता होगी, मतलब बल लगाने की आवश्यकता होगी। तो ट्रक को चालू करने के लिए, ट्रक को स्टार्ट करके आगे बढ़ाने के लिए हमें ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, कार को थोड़ा कम बल लगाना पड़ेगा उसकी तुलना में चालू करने के लिए और समान स्पीड पर ले आने के लिए। सिमिलरली अ ग्रेटर अपोजिंग फोर्स इज नीडेड टू स्टॉप अ हैवी बॉडी देन अ लाइट बॉडी इन द सेम टाइम इफ दे आर मूविंग विथ सेम स्पीड। अब इसी तरह से एक और एग्जांपल दिया गया है कि इफ टू स्टोन्स
यहाँ आप देख रहे हैं वन लाइट एंड अदर हैवी, एक जो है वो हल्का है और दूसरा भारी है। अ ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, अ पर्सन ऑन ग्राउंड विल फाइंड इट ईजियर टू कैच द लाइट स्टोन देन हैवी स्टोन। द मास ऑफ बॉडी इज दस एन इम्पॉर्टेंट पैरामीटर दैट डिटरमाइन द इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन इट्स मोशन। तो यहाँ मास ऑफ बॉडी जो है वो एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, मतलब इंपॉर्टेंट पैरामीटर। मोमेंटम चेंज क्या होता है, मोमेंटम तो हमने देखा, तो ये क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू, यहाँ फार्मूला डिराइव किया गया है, इज प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। चेंज इन अ मोमेंटम ऑलवेज हैपन इन अ डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जो मोमेंटम में चेंज आता है वो हमेशा उस फोर्स की डायरेक्शन में होता है जो कि उसके ऊपर अप्लाई किया गया है। और दिस इज अनदर फॉर्म ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ये न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन का अनदर फॉर्म है, F इज इक्वल टू m इंटू ए। ये आपको याद होगा फार्मूला। F क्या है, यहाँ पे फोर्स है और बाकी जो मास और एक्सीलरेशन है वो तो आप देख ही रहे हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम देख लीजिए, उसके बाद हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी देखेंगे, क्योंकि बात तो एनर्जी से ही स्टार्ट हुई थी। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या बताता है, फॉर टू और मोर बॉडीज इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, ध्यान दीजिएगा यहाँ जो सिस्टम है वो कैसा है, ये आइसोलेटेड है, एक्टिंग अपॉन ईच अदर, ये एक दूसरे के ऊपर एक्ट कर रहे हैं। देयर टोटल मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड, वो तब तक कांस्टेंट रहेगा टोटल मोमेंटम जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया जाता है, बाहर से बल लगेगा तब स्थिति बदल जाएगी। देयरफॉर मोमेंटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय, ठीक वैसे ही जैसे मास और एनर्जी के रिस्पेक्ट में हम देखते हैं। अब आइए एनर्जी कंजर्वेशन को भी देख लेते हैं। तो एनर्जी को भी हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन इसे ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, यही है एनर्जी कंजर्वेशन का नियम। मतलब टोटल एनर्जी ऑफ एनी बॉडी और सिस्टम इज कांस्टेंट। Also, whenever any energy in any form disappear, then the same amount of energy appear to another form. हम देखते हैं ना अपने इकोसिस्टम में, तो जो फूड चेन होती है उसमें हर लेवल में जब एनर्जी आगे बढ़ती है, एक तो वन डायरेक्शनल फ्लो होता है, और जैसे जैसे आगे बढ़ती है उसका अमाउंट कम होता जाता है, तो वो एनर्जी जाती कहाँ है, असल में उसमें से कुछ हिस्सा हीट एनर्जी के रूप में कन्वर्ट होकर वहाँ से रिलीज हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, और कुछ अपने मेटाबॉलिज्म में यूज कर लिया जाता है जो कंज्यूमर होते हैं उनके द्वारा। तो इस तरीके से एनर्जी का सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ऐसा नहीं कि वहाँ 10% रूल के हिसाब से एनर्जी वहाँ से खत्म हो जाती, वो खत्म नहीं होती, बस चेंज हो जाती। तो ये चीज़ यहाँ आपने देखी, और दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। थोड़ा सा जनरल हिंदी को देख लीजिए, तो यहाँ पर विलोम शब्द दिए हैं और विलोम शब्दों को आप देखें। पहला जो शब्द है वो है विपद, विपद का हो जाएगा सपद, और विपन्न का हो जाएगा अविपन्न या निरोग। विबुद्ध का हो जाएगा अविबुद्ध, विबुद्ध मतलब होता है देवता, और अविबुद्ध मतलब होता है जो देवता ना हो, वो मनुष्य भी हो सकता है, दानव भी हो सकता है। विभक्त का अविभक्त हो जाएगा, विमुख का उन्मुख या सम्मुख हो जाएगा, वियोज्य का अवियोज्य हो जाएगा। विरल का सुलभ और सर्वसुलभ दोनों हो सकता है। विराट का क्षुद्र हो जाएगा, विवाहित का अविवाहित हो जाएगा। विवेकी का अविवेकी हो जाएगा, विशाल का लघु हो जाएगा, विशिष्ट का सामान्य या साधारण हो जाएगा। विशुद्ध का अविशुद्ध, विशेष का सामान्य साधारण दोनों हो सकता है। विशेषज्ञ का अविशेषज्ञ, विश्वसनीय का अविश्वसनीय, विश्वस्त का अविश्वस्त, विश्वासघाती भी हो सकता है। विश्वास का अविश्वास हो जाएगा। विश्वासी का अविश्वासी, विस्तीर्ण का अविस्तीर्ण, विस्तृत का संकुचित या संक्षिप्त, विस्मरणीय का अविस्मरणीय, विहित का अविहित, वीर का कायर, वृद्धि का ह्रास, वृष्टि का अनावृष्टि, वैज्ञानिक का अवैज्ञानिक, वैतनिक का अवैतनिक, वैध का अवैध, वैधानिक का अवैधानिक, व्यक्त का अव्यक्त, व्यक्तिक का अव्यक्तिक, ठीक है। व्यग्र का अव्यग्र, शांत भी हो सकता है। व्यभिचारी का सदाचारी, और व्यर्थ का अव्यर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ आप देखें, व्यवस्था का अव्यवस्था हो जाएगा, व्यवस्थित का अव्यवस्थित हो जाएगा, व्यवहृत का अव्यवहृत हो जाएगा, व्यष्टि का समष्टि है, व्यस्त का अव्यस्त है, ठीक है। इसमें आपको सिर्फ एक उपसर्ग लगाना है अ। व्यापक का अव्यापक हो जाएगा, व्याप्त का अव्याप्त हो जाएगा, व्याप्ति का अव्याप्ति हो जाएगा, व्याप्य का अव्याप्य हो जाएगा, व्यवहारिक का अव्यवहारिक हो जाएगा, मतलब व्यवहारिक जो है उसका अव्यवहारिक हो जाएगा। शंकित का अशंकित विलोम होता है, शकुन का अपशकुन होता है। इसके बाद आप देख रहे हैं शक्य का अशक्य हो जाएगा, शत्रु का मित्र हो जाएगा, शत्रुता का मित्रता हो जाएगा। शम्य का अशम्य है, शयन का जागरण है, शरीरी का अशरीरी है, शर्मदार का बेशर्म है, शहरी का देहाती और गंवार दोनों हो सकता है। शांत का अशांत, उत्तेजित और उद्विग्न, ये तीनों ही हो सकता है। शांति का अशांति हो जाएगा, शानदार का शर्मनाक हो जाएगा, और शाप का वरदान हो जाएगा। शालीन का धृष्ट हो जाएगा, शासक का शासित हो जाएगा, शास्त्रीय का अशास्त्रीय हो जाएगा। शिक्षित का अशिक्षित है, शिष्ट का अशिष्ट है, शीतल का उष्ण हो जाएगा। शीर्ष का तल है, शुक्ल का कृष्ण है, शुचि का अशुचि है, शुद्ध का अशुद्ध है, शुद्धता का अशुद्धता है, और शुभ का विलोम क्या होता है, अशुभ हो जाएगा। कुछ और विलोम शब्द है, जैसे कि यहाँ आप देख रहे हैं, शुष्क का सरस हो जाएगा। अब शुष्क का मतलब क्या होता है, सूखा, सरस मतलब जो रस से युक्त है। शूर का भीरु हो जाएगा, भीरु मतलब कायर होता है, शूरता का भीरुता हो जाएगा। श्रृंखलित का विश्रृंखलित हो जाएगा, शोक का हर्ष हो जाएगा, शोधित का अशोधित हो जाएगा, शोचनीय का अशोचनीय हो जाएगा, शोषक का हो जाएगा शोषित। शोषक माने शोषण करने वाला, शोषित मतलब जिसका किया गया हो। और शोहरत का बदनामी होता है, शौच का अशौच होता है, श्यामा का गौरी होता है, श्रद्धा का अश्रद्धा होता है, श्रव्य का दृश्य, श्रांत का श्रांत, श्री गणेश का इतिश्री। श्रुत का अश्रुत, श्रुति मधुर का कर्णकटु, श्रेष्ठ का अधम हो जाएगा,
ठीक है, ध्यान दीजिएगा, श्रेष्ठ का अधम हो जाएगा और श्रेष्ठता का अधमता हो जाएगा। श्रोता का वक्ता हो जाएगा, यहाँ आप देख रहे हैं। श्लाघ्य का अश्लाघ्य हो जाएगा, श्लिष्ट का अश्लिष्ट हो जाएगा, श्लील का अश्लील हो जाएगा और श्वेत का श्याम हो जाएगा, अश्वेत हो जाएगा। संकल्प का विकल्प, संकीर्ण का विस्तीर्ण, संकोच का असंकोच, संक्षेप में का विस्तार से, संग का कुसंग, संगत का असंगत या बेमेल। संगति का असंगति और विसंगति दोनों हो सकता है। संगठन का विघटन हो जाएगा और संगठित का विघटित हो जाएगा। और देख लीजिए, संतत का असंतत हो जाएगा, संतुलन का असंतुलन हो जाएगा, संतुष्ट का असंतुष्ट हो जाएगा, संतुष्टि का असंतुष्टि हो जाएगा, संतोष का असंतोष और संतोषजनक का असंतोषजनक। संतोषी का क्या होगा? असंतोषी। सन्यासी का गृहस्थ। संदिग्ध का असंदिग्ध, संदेह का विश्वास, संधि का विग्रह, संपद का विपद। संपन्न का विपन्न, संपन्नता का विपन्नता। संपृक्त का असंपृक्त होता है, संबद्ध का असंबद्ध होता है, संभव का असंभव होता है, संभावना का असंभावना होता है, संभावित का असंभावित, संभाव्य का असंभाव्य, संभाषण का असंभाषण, संयत का असंयत, संयम का असंयम, संयमी का व्यभिचारी, संयुक्त का असंयुक्त, संयोग का असंयोग, संलग्न का असंलग्न, संवादी का असंवादी, समृद्ध का असमृद्ध, संशय का असंशय, संशयी का निसंशयी, संशोधित का असंशोधित, संश्लेषण का विश्लेषण, संसारी का असंसारी, संस्कृत का असंस्कृत होता है, ध्यान दीजिएगा। और संघत का असंघत होता है, सकारण का अकारण, सकारात्मक का नकारात्मक। और देखिए, सक्रिय का अक्रिय या निष्क्रिय, सक्रियता का अक्रियता निष्क्रियता, सक्षम का असक्षम होता है, अक्षम भी लिख सकते हैं। और सखा का शत्रु होता है, मतलब मित्र और दोस्त। सखा मतलब क्या होता है? सुहृद भी लिख सकते हैं, सुहृद का भी वही शत्रु ही होगा, सखा मतलब मित्र। और सख्त का नर्म हो जाएगा, सगुण का निर्गुण हो जाएगा। इसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे सच का झूठ, सचेत का अचेत, बेसुध, बेखबर और गाफिल, ये तीनों हो सकता है। और सचेष्ट का क्या होगा? अचेष्ट और निश्चेष्ट। यहाँ पर कुछ करंट अफेयर के फैक्ट हैं और इसमें कुछ दिवसों के नाम दिए हैं, डेज दिए हैं, डेट दी हुई है और उसका थीम और डिटेल उसके बारे में दे रखा है। तो पहला क्या है? पहला जो है वो है मार्टर्स डे और ये 30 जनवरी को मनाया जाता है, ये तो आप जानते ही हैं, शहीद दिवस। और इस बार 74वां ये मनाया गया है मार्टर्स डे, इस बार सेलिब्रेट किया गया है। तो उसका जो संख्या है, एडिशन है, वो आपको पता होना चाहिए, 74th। इसके बाद है नेग्लेक्टेड यहाँ आप नीचे देख रहे हैं, ये पहला वाला आपने देखा, वर्ल्ड्स नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज डे, जिसे कि NTDD कहा जाता है और ये भी 30 जनवरी को ही सेलिब्रेट किया जाता है। कुल मिलाकर इसका थीम क्या था? अचीविंग हेल्थ इक्विटी टू एंड द नेग्लेक्ट ऑफ पुअर्टी रिलेटेड डिजीज। और 2022 के लिए जो स्लोगन था वो था फ्रॉम नेग्लेक्ट टू केयर, स्लोगन आप याद रखेंगे। वर्ल्ड्स लेप्रोसी डे, ये 30 जनवरी को मनाया जाता है। और 46th राइजिंग डे ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड, ये जो इंडियन कोस्ट गार्ड का राइजिंग डे है ये 1 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। वजह क्या है कि इसी दिन इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई थी, 1 फरवरी 1977 में। कोस्ट गार्ड एक्ट जो था 1978 का, उसी के थ्रू पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इसको प्रावधान किया गया था। इसके बाद कल्पना चावला की डेथ एनिवर्सरी थी 1 फरवरी को, ठीक, अंतरिक्ष में दुर्घटना की शिकार हो गई थी। और नीचे आप देख रहे हैं वर्ल्ड इंटरफेथ हार्मोनी वीक, और ये जो वीक है ये पूरा 1 हफ्ता यानी 1 से लेकर 7 फरवरी, मतलब कुल मिलाकर जो फरवरी का पहला सप्ताह होता है उसमें इसको मनाया जाता है। अब इसमें क्या है? दिस वीक बिल्ट ऑन पायनियरिंग वर्क फॉर कॉमन वर्ल्ड इनिशिएटिव विच वॉज फर्स्ट प्रपोज बाई किंग अब्दुल्ला II जॉर्डन टू यूनाइटेड नेशन इन 2010। तो किसके द्वारा प्रपोजल दिया गया था वो भी पूछा जा सकता है। इसके बाद वेटलैंड डे तो आप जानते ही हैं, रामसर कन्वेंशन की वही तारीख है, मतलब लोग हस्ताक्षर उसी दिन किए थे। ये 2 फरवरी की डेट है, ठीक। वेटलैंड्स को बचाना है, उसके प्रति जागरूकता लोगों में फैलानी है। इस बार का थीम क्या था वो देख लीजिए इसमें, तो वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपुल एंड नेचर। दिस ईयर मार्क्स 51 ईयर ऑफ द कन्वेंशन ऑन वेटलैंड। रामसर जो ईरान का शहर है वहाँ पे ये कन्वेंशन हुआ था और दिस डे वाज फर्स्ट टाइम सेलिब्रेटेड इन 1997। पहली बार जो इसको सेलिब्रेट किया था वो समय था 1997 का। वर्ल्ड कैंसर डे को आप देख रहे हैं, ये 4 फरवरी का है। और इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फर्टिलिटी ये 4 फरवरी का है। द डे वाज फर्स्ट ऑब्जर्व इन 2021 बाय यूनाइटेड नेशन UN। द डे इज़ अ पार्ट ऑफ वर्ल्ड्स इंटरफेथ हार्मोनी वीक। और इसके बाद सफ़र इंटरनेट डे को देख लीजिए, ये 2022 का है। 8 फरवरी 2022 को ऑन द सेकेंड वीक ऑफ फरवरी एवरी ईयर इसको मनाया जाता है। तो इस बार जो तारीख पड़ी थी वो क्या थी? 8 फरवरी थी। थीम क्या था? टुगेदर फॉर बेटर इंटरनेट, ठीक है। अगला जो डे है वो है वर्ल्ड पल्सेस डे, ये 10 फरवरी को मनाया गया। थीम था 2022 का पल्सेस टू एम्पावर यूथ इन अचीविंग सस्टेनेबल एग्री फूड सिस्टम, ठीक है। ये लंबा सा थीम था, इसको आप याद रखेंगे, पल्सेस टू एम्पावर यूथ इन अचीविंग सस्टेनेबल एग्री फूड सिस्टम। और पहला जो वर्ल्ड पल्स डे है वो मनाया जाता है, ये तारीख है 10 फरवरी 2019 की। नेशनल डी वार्मिंग डे ये 10 फरवरी का है और ये इसको लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा वर्ष 2015 में, तब से इसको मनाया जाता है। इसके बाद आप देख रहे हैं इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस। महिलाओं की और बच्चियों की जो पहुंच है वो साइंस और मैथमेटिक्स मतलब टेक्निकल सब्जेक्टों में कम दिखाई देती है अपेक्षाकृत बाकी की तुलना में। अपने देश की यही स्थिति है, तो इसको बढ़ावा देना ये इसका उद्देश्य है। 11 फरवरी को ही मनाया गया।
और 2022 का थीम क्या था? इक्विटी, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। और इसके बाद वाटर यूनाइट्स अस, ये आप देख रहे हैं। दिस डे इज बीइंग सेलिब्रेटेड बाय यूनाइटेड नेशन एवरी ईयर सिंस 2016। कुल मिलाकर इसमें देखें आप 11 फरवरी की तारीख को, और इस बार का जो थीम है उसे। इसके बाद है तिलका मांझी की बर्थ एनिवर्सरी। ये फरवरी 11 मतलब 11 फरवरी को मनाया जाता है। 2022 की ये तारीख थी। 272वीं ये जयंती मनाई गई। ये इंडियन फ्रीडम फाइटर थे, ठीक है, तिलका मांझी। और ये पहले ट्राइबल लीडर थे जो पहाड़िया कम्युनिटी है उसके, ठीक है, पहाड़िया कम्युनिटी के ये लीडर थे। ही टुक अप आर्म्स अगेंस्ट ब्रिटिश इन 1784। इन्होंने ब्रिटिशों के खिलाफ हथियार उठाए थे 1784 में। और खास बात क्या है कि मंगल पांडे से भी लगभग 70 साल पहले इन्होंने हथियार उठाए थे। हम लोग ये सोचते हैं कि मंगल पांडे ने पहले विरोध किया था ब्रिटिशों का, लेकिन ऐसा नहीं है। तिलका मांझी जो है, इनको इनके साथी जबरा पहाड़िया और गुस्सैल मांझी भी कहते थे। अंग्रेज जो है इन्हें बड़ा गुस्सैल मानते थे, क्योंकि ये खतरनाक थे। मतलब अंग्रेज़ों की नाक में दम किए रहते थे। और अंग्रेज़ों का जो इंस्क्रिप्शन है उसमें इन्होंने इन्हें काफ़ी ज़्यादा मतलब महिमा मंडित किया है। महिमा मंडित करने का मतलब ये होता है ना कि बताया है कि ये आदमी हमारे लिए खतरनाक है। इन्होंने संथाल हूल शुरू किया था। संथाल हूल का मतलब होता है संथालों का विद्रोह या उपद्रव। और इसमें जो धनी लोग होते थे, धनी जमींदार होते थे या अंग्रेज़ों के सपोर्टर होते थे, उनकी दौलत लूटी जाती थी और गरीबों में बांटी जाती थी। तो 1771 से लेकर 1784 का जो समय है, ये लगातार अपने काम के लिए लगे रहते हैं, रॉबिन हुड की तरह एक्शन में रहते हैं और कभी भी सरेंडर नहीं करते। अंत में 13 जनवरी की जो तारीख है 1784 में, ईस्ट इंडिया कंपनी के एक एडमिनिस्ट्रेटर हैं, इनका नाम है ऑगस्टस क्लीवलैंड। तो ये जो है इन पर हमला कर देते हैं। मतलब तिलका मांझी जो है वो ये क्लीवलैंड के ऊपर अटैक कर देते हैं और इन्हें मार डालते हैं। अभी भागलपुर यूनिवर्सिटी जो है ना, उसका नाम चेंज कर दिया गया है और नाम रखा गया है ये तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय। बाद में अंग्रेजी ने घेर कर मार डालते हैं। जंगल में कोई सूचना दे देता है कि ये छिपे हुए हैं और बिल्कुल चारों ओर से घेर के इन्हें निहत्था ही मार डाला जाता है। तो ये सारा है, इनकी बर्थ एनिवर्सरी थी और तारीख आप याद रखेंगे 11 फरवरी 2022। तो इस लेक्चर में इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।